नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मैं मनोज भट्ट अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है, जो परीक्षाएं आपकी हो रही हैं, ठीक है, ये हमने लिया है यूके ट्रिपल एस सी जो आपका एलटी सहायक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसकी दृष्टि से आपका यूनिट 4 में आपका क्या है, लिंग एंड जेंडर से संबंधित मुद्दे हैं, उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। बेसिक हम आज क्या नॉलेज जानेंगे कि लिंग क्या है, जेंडर क्या है, इनमें किस प्रकार असमानताएं हैं, समानताएं हैं, कब कौन सी अवस्था में परिवर्तन होता है, हम उसके बारे में इसमें चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये पहली वीडियो है लिंग एंड जेंडर, सेक्स एंड जेंडर के बारे में, ठीक है। इससे पहले जो रविवार को आपका पीसीएस का एग्जाम हुआ है, हमारी सीरीज से टोटल 15 क्वेश्चन बने थे। पॉपुलेशन मैंने आपको करवाया था, ठीक है, एलटी की दृष्टि से में महत्वपूर्ण है, 2 क्वेश्चन वहाँ से बने थे। मैंने आपको जो उत्तराखंड में क्या था, बायोडाइवर्सिटी थी, वहाँ से जो हमने नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े थे, 2 क्वेश्चन वहाँ से बने थे। तो जुड़ोगे तो आप कहीं ना कहीं प्रोवर्जन बनोगे हमारे साथ। पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती है टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। हमने 1854 का हमने जो क्या, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है, पीसीएस में एक क्वेश्चन बना था, उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन बना था, हमने चर्चा परिचर्चा की थी। उत्तराखंड के इतिहास से एक क्वेश्चन बना था, हमने उत्तराखंड इतिहास को पढ़ा है, वहाँ से एक क्वेश्चन बना था। उत्तराखंड की नदी से एक क्वेश्चन बना था, हमने नदियों के बारे में चर्चा परिचर्चा की, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। तो जुड़ना है, देखो एनालिसिस करने अगर करने बैठूं तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। जुड़ोगे तभी आपके सपने साकार होंगे। हमने बस एक ही मैंने आपके लिए सोचा है कि मैं उन छात्रों तक पहुंच जाऊं जहां संसाधनों के अभाव है। जितना नोटिफिकेशन आप सभी को मिल रहा है, कष्ट करने की कृपया करें कि वहां तक वीडियो पहुंचाएं जिन लोगों के पास जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं। ज़्यादा चर्चा परिचर्चा नहीं कर सकते हैं, वीडियो यूट्यूब वीडियो है, यहाँ एक बॉन्ड होती है बात करने की, उतना ही बात मैं कर पाऊँगा, इसलिए मैं चर्चा परिचर्चा कर लेता हूँ। जानेंगे आज क्या लिंग क्या है, जेंडर क्या है, इसका अर्थ जानेंगे। और उसके बाद हम जेंडर आधुनिक मानवीय संप्रति, ठीक है, जो आधुनिक समाज में जेंडर की क्या है मान्यताएं हैं, रूढ़िवाद हो गया, जेंडर असमानताएं होगी, ठीक है, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी में जेंडर के लिए लिंग शब्द प्रचलित है, हिंदी में क्या बोल रहा है, जेंडर के लिए कौन सा शब्द, लिंग शब्द प्रचलित है हिंदी में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो लिंग से किसी भी जीवधारी, किसी भी, याद रखना, किसी भी जीवधारी नर और मादा होने का क्या करता है, बोध कराता है। क्या कराता है लिंग, किसी भी जीवधारी, चाहे वो क्या हो, एक सूक्ष्मकाय जीवधारी हो या एक बड़ा हो, ठीक है, या एक जानवर हो या मनुष्य हो, ठीक है, कुछ भी हो, जीवधारी होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। जो लिंग है ये क्या करता है, उनमें मादा और नर वर्गों में उन्हें विभाजित करता है, ठीक है। उन्हें समझने के लिए आपके सामने क्या करता है, 2 वर्ग रखता है, जिसे आप नर और मादा कहते हैं, ठीक है। समाज कहता है, आप पढ़ते हैं, देखो, विभिन्न प्राणियों के जीवन चक्र को बनाए रखने तथा उनमें प्राकृतिक संतुलन उत्पन्न करने का यह क्या है, ईश्वरीय वरदान है। क्या बोल रहा है, विभिन्न जो प्राणियां हैं उनके जीवन चक्र को बनाए रखने का, बना, जीवन चक्र मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर, जीवन चक्र मतलब कि आप हुए, ठीक है, आप अभी आप अकेले हो, अभी मैं अकेला हूँ, ठीक है, अभी राजू अकेला है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, आपको एक अच्छी पोस्ट में जॉब में लग जाते हो, आप अच्छा क्या करते हो, आपकी क्या, अपना एक खुद का स्टेटस होता है, आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हो। तो उसके बाद आप समाज में क्या, आप संबंध, आप प्रेम, आप क्या विवाह संबंध में आते हो, ठीक है, विवाह संबंध में आते हो। तो बोला कि ये क्या है, जो नर मादा है, ये क्या बोला है कि विभिन्न प्राणियों का जीवन चक्र को बनाए रखने का क्या है, एक प्राकृतिक संतुलन उत्पन्न करता है और ईश्वरीय वरदान है। ये क्या है, नर व मादा दोनों वर्गों की प्रकृति, स्वभाव, क्या आवश्यकता, कार्यक्षमता, प्रकृति, लक्षण, संस्कार हो गए आदि में कुछ असमानताएं तथा कुछ समानताएं परिलक्षित होती हैं। मानव, ह्यूमन बीइंग की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रधान क्या है, लिंगों में विभक्त है। जो मानव है ये दो उसमें विभक्त है, ठीक है, ये किसमें, 2 वर्गों में विभक्त है। एक आप जानते हो पल्लिंग नहीं है, वर्तनी भी सुधार करना है, ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो जो मानव, ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य प्राणी है, ये 2 वर्गों में विभाजित
विभाजित है, एक पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। और आप एक तीसरा लिंग भी पढ़ते हो, वो क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। तो आगे चर्चा परिचर्चा करूं, अंग्रेजी में लिंग सेक्स, ठीक है, लिंग, ठीक है, सेक्स लिंग तथा जेंडर, इन दोनों शब्दों में मानव आधार पर अंतर किया जाता है। लिंग जिसे सेक्स कहते हैं, ये क्या है, एक जैविक स्वरूप को प्रकट करता है। लिंग जिसे सेक्स कहते हैं, ये किसे एक जैविक, जैविक मतलब बता मुझे, जैविक क्या, एक बायोलॉजिकल, ठीक है, स्वरूप को क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे पुरुष में के कौन से, पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स, ठीक है। किंतु जेंडर को किस अर्थ को, वो सामाजिक सम्मिलित है। जेंडर किसके में, ये सामाजिकता में सम्मिलित है। मानव सामाजिक प्राणी है तथा सर्वत्र प्राय समाज में निवास करता है। उसका घर होता है, अपना परिवार होता है, कुछ जाति होती है, कबीली होती है, संस्था होता है, संगठन होता है, समाज का रूप होता है। सामाजिक संदर्भ में जेंडर की धारणा मात्र जैविक रूप से स्त्री या पुरुष होने तक ही सीमित नहीं है, इसमें स्थान, काल, संस्कृति के आधार पर पाई जाने वाली विशेषता भी सम्मिलित है। जेंडर पुरुषोचित तथा स्त्रीयोचित के मध्य अंतर प्रदर्शित करता है, ठीक है। पुरुष और स्त्री, ये क्या है, जेंडर इसे क्या करता है, समाज इसे क्या करता है, पुरुषोचित और स्त्रोचित में क्या करता है, अंतर प्रदर्शित करता है। साथ ही क्या बोल रहा है कि मनोवोचित धारणा या मनोवैज्ञानिक जो धारणा है उनके अधिक के निकट है। यही सही नहीं है, स्त्री पुरुष या बालक बालिकाओं में कुछ असमानताएं तथा कुछ समानताएं हैं। इन असमानताओं तथा समानताओं की पहचान जेंडर के सामान्य अर्थ की पहचान करने के लिए आवश्यक है। शारीरिक असमानता बालक बालिकाओं में निम्न बिंदु, उनके शारीरिक आवश्यकता नहीं, शारीरिक असमानताएं होती हैं। जैसे बालक, ठीक है, बालक का वजन अधिक होना, बालिका का वजन कम होना, बालक का क्या, बालक के रोने पर समाज द्वारा बोलना कि तुम तो क्या हो, एक लड़के हो, लड़कियों की तरह नहीं रोते हैं, ठीक है। देखो, बालकों की आवाज़ क्या होना, भारी होना, सुडौल होना, मोटा होना, और बालिकाओं की आवाज़ क्या होना, कोमल होना, सुरीली होना। बालिकाएं क्या होना, संस्कृत होना, कलाकृत होना, जो कि बालक क्या होना, सुडौल होना, बलशिष्ट होना। ये क्या करती है, इन दोनों में क्या करती हैं, समानताएं असमानताओं को क्या करती है, प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम बालकों की जो असमानताएं हैं, समानताएं हैं, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। बालक बालिकाओं की तुलना में कठोर, बलिष्ठ तथा मजबूत शरीर के होते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो बालक होते हैं बालिकाओं की अपेक्षा तुलना में क्या होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। बलिष्ठ मतलब बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, मजबूत शरीर के होते हैं। बालक पुरुष की आवाज़ भारी होती है। बालक और पुरुष की आवाज़ कैसी होती है, मोटी होती है, भारी होती है। बालकों की लंबाई, औसत लंबाई बालिकाओं की लंबाई की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। जो बालकों की लंबाई होती है औसत से क्या, बालिकाओं की लंबाई से अधिक होती है। जैसे 5 वर्ष की आयु में बालिका की लंबाई कितनी होती है, 1.4 सेंटीमीटर था। बालक की कितनी होती है, 2.1 सेंटीमीटर होगा। जो 5 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बालिका की अगर क्या होगी, अगर ऊंचाई लंबाई उसकी 101.4 सेंटीमीटर होगी, तो वहीं 5 वर्ष के बालक की लंबाई कितनी होगी, 102.1 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। बालकों व पुरुषों का वजन भी बालिकाओं या स्त्रियों की अपेक्षा प्रायतः अधिक होता है। 5 वर्ष की बालिका का वजन 14.5 किलोग्राम तथा इस उम्र के बालक का वजन कितना होता है, 14.8 किलोग्राम औसतन पाया जाता है, ठीक है। जो क्या होता है, बोल रहा है, जो 5 वर्ष की बालिका है उसका वजन जो भार है, ठीक है, वो कितना होगा, 14.5 या 14.5 किलोग्राम बोल सकते हो। उसी की अपेक्षा बालक का कितना होगा, 14.8 किलोग्राम औसतन पाया जाता है। शारीरिक दृष्टि से बालिकाएं, स्त्रियां कठिन कार्य को करने में कम सक्षम होती हैं, जबकि बालक पुरुष कठिन कार्य को करने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम होता है। जैसे आपके घर में कोई संदूक को हटाना है या कोई टेबल को हटाना है, ठीक है, एक भाई है, बहन है, दोनों हैं, तो क्या बोलेंगे, पापा बुलाएंगे कि बेटा फटाफट आ जा, ठीक है, ये टेबल हटाना है, ठीक है। तो उसकी बेटी भी आएगी, बेटी भी हाथ लगाएंगे, तो पापा क्या बोलते हैं, क्या नेहा तुम हट जाओ, तुम्हारी बस की नहीं है, ठीक है, मैं और सोनू इसे क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, इसे हम क्या कर लेंगे, इसके स्थान से परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। तो बालिकाएं क्या बलिष्ठ होते हैं, बोल रहा है कि लड़कियों की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, और क्या अधिक भारी काम करने में सक्षम होते हैं, ऐसा
आप देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बालक में गामक योग्यता का विकास तीव्र गति से होता है। जो बालक में क्या होता है, बालक में जो गामक क्रियाएं हैं, गामक क्या है, गामक योग्यता है, उसका विकास तीव्र होता है। जबकि बालिकाओं में ये क्या होता है, थोड़ा मंद गति से होता है, 14 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, देखो अब देखो बालिकाओं में कब होता है, जो गामक योग्यता है उसका विकास बालिकाओं में केवल 14 वर्ष तक होता है, लेकिन ये बालकों में 18 वर्ष तक होता है, बालकों में 18 वर्ष तक होता है। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे उसके बारे में। देखो अगर आप जानेंगे तो बालकों में कुछ परिवर्तन होते हैं, यौन संबंधी परिवर्तन आप देखते हैं, दाढ़ी निकलना, मूछ निकलना, हाथ पर, ठीक है, और क्या बगल तथा शरीर के गुप्तांगों में बाल निकलना, कंधों का चौड़ा होना, मुहासे निकलना, बगल की श्वेत ग्रंथियों के सक्रिय होना, ठीक है, ये सभी क्या होता है, इस अवस्था में परिवर्तन होने लगते हैं। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। किसने किशोरावस्था को तूफान, संघर्ष या तनाव की अवस्था कहा था, तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा था, जो किशोरावस्था है ये क्या है, ये तूफान, संघर्ष और क्या है, संघर्ष तूफान की क्या है, अवस्था है, स्टैनले हॉल ने ऐसा कहा था। ये हमने वही देखो, ये सब वही उसी के बारे में, किशोरावस्था में जो बालकों में परिवर्तन होता है उनके बारे में सब कुछ है। ठीक है, हमने बता दिया कि दाढ़ी निकलना, मूछ निकलना, ठीक है, मुँह पे मुहासे निकलना, आवाज़ में भारीपन आना, ठीक है, ये सभी क्या किशोरावस्था में लक्षण दिखाई देते हैं। अगर वहीं हम आगे बात करूं, किशोरावस्था में बालक के शरीर के सभी अंग, सिर, मुखमंडल, धड़, पैर व भुजाएं, ठीक है, मुख चमकने लगता है, दाढ़ी आने लगती हैं, मूछें आने लगती हैं, बाल आने, बड़े बड़े बाल रखने लगता है, ठीक है, मूछों को ऐसे बिल्कुल कैसे ऐसे घुमाने लग जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, शीशे में 10 बार देखते हैं, ठीक है। जहाँ बाल्यावस्था में शरीर का ऊपरी भाग बड़ा होता है, वहीं किशोरावस्था में शरीर का निचला भाग तेजी से क्या करता है, विकास करता है। नाक, कान, माथा, आँख व शरीर अन्य अंग भी क्या होते हैं, उपयुक्त आकार में आ जाते हैं। बालक प्रौढ़ आकृति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी त्वचा चिकनी व कोमल हो जाती है, सिर के बाल पहले की तुलना में अधिक घने काले हो जाते हैं, किशोरों की आवाज़ भारी होने लगती हैं। ठीक है, तो हमने बालकों के बारे में जाना कि उसमें उनमें क्या क्या है, समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। समानताएं और असमानताएं का भेद आप तभी कर पाओगे जब आप अब बालिकाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, तो जानेंगे। देखो बालिकाएं क्या होती है, कोमलांगी होती है, मतलब कि कोमल होती हैं बालिकाएं, ठीक है। ये क्या होती है, सरल स्वभाव की होती हैं, दयालु होती हैं, क्या कोमलांगी होती हैं, बालकों की अपेक्षा प्रायतः कम शक्तिशाली होती हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जो बालिकाएं हैं बालकों की अपेक्षा क्या होती है, कम शक्तिशाली होती हैं। बालिका की लंबाई बालकों की अपेक्षा प्रायतः कम होती है। बालिकाओं का वजन भी क्या होता है, बालकों से कम होता है, ऐसा आंका गया है। किंतु 10 से 15 वर्ष की आयु में बालिकाएं लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक वजन कर लेती हैं, लेकिन जब 10 से 15 वर्ष की आयु हो जाती है तो बालिकाएं क्या कर लेती हैं, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा में अधिक वजन प्राप्त कर लेती हैं। परंतु बाद में लड़का और लड़कियों की अपेक्षा अधिक भारी हो जाती हैं। बालिकाओं की आवाज़ पतली तथा कोमल और सुरीली होती है। बालिकाएं कठोर श्रम करने वाले, अधिक परिश्रम तथा बल के खेल करने वाले में सक्षम होते हैं, जबकि यही औसत विचार बालिकाओं के कथन में ये क्या होते हैं, ये जो अधिक मेहनत वाला कार्य, ऐसा नहीं है जो बल वाला कार्य उसे करने में ये क्या होती है, कम सक्षम होती हैं, ऐसा कहा गया है। बालिकाओं के सिर के बाल अधिक लंबे और घने होने लगते हैं। बालिकाओं में बाहर से 16-17 वर्ष की आयु में यौन अंगों का विकास तीव्र गति से होने लगता है। 20 से 21 वर्ष की आयु में स्त्री का जो प्रजनन तंत्र होता है, संतान उत्पत्ति, ठीक है, संतानोत्पत्ति बोलते हैं इसे। अगर आप संतानोत्पत्ति को तोड़ोगे तो यह दो शब्द आएंगे, एक संतानोत्पत्ति मतलब कि संतान की उत्पत्ति, इसे हम एक साथ बोलते हैं संतानोत्पत्ति, इसे हम एक साथ क्या बोलते हैं, संतानोत्पत्ति बोलते हैं, के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। इसका प्रमुख लक्षण बालिकाओं में मासिक धर्म का प्रारंभ है। ठीक है, देखो जो क्या होता है, 20 से 21 वर्ष में जो स्त्री है, जिन्हें बालिका है, ये क्या होती है, इनका प्रजनन तंत्र क्या हो जाता है, संतानोत्पत्ति के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, जिसका प्रमुख लक्षण क्या है, बालिकाओं में मासिक धर्म का प्रारंभ होता है। बालिकाओं के क्या आभामंडल पर चमक आ जाती है तथा उरोजों का विकास होने लगता है। बालिकाओं के मुखमंडल पर निखार भी आने लगता है।
वहीं आगे चर्चा परिचर्चा करूं तो बालक बालिकाओं के शारीरिक परिवर्तनों की दिशा में अंतर होने लगता है, उनके मानसिक विकास की समानता परिलक्षित होती है। किशोरावस्था तथा बालक बालिकाओं की बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। दोनों की तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, भावना शक्ति, चिंतन शक्ति, भाषागत विकास, ठीक है, कल्पना करना, तर्क करना, ठीक है, स्मरण करना, ठीक है, कल्पना कर लेते हैं, भावना शक्ति, चिंतन हो गया, भाषागत रूप से क्या होते हैं, अधिक योग्य होने लगते हैं, ठीक है। नेहा और राजू को प्यार इसी उम्र में होने लगता है, टीन में जब आते हैं, ठीक है। नेहा और राजू दोनों क्या एक दूसरे को अच्छे मानने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी दोस्ती बढ़ती है, उनके बाद उनकी दोस्ती क्या प्यार में तब्दील हो जाता है। उसके बाद वो क्या घर बसाने की सोचते हैं। किशोरावस्था ऐसे ही नहीं कह दिया स्टेनले हॉर्न ने, ऐसे ही नहीं कह दिया किशोरावस्था को, तो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, ठीक है। इसके लक्षणों को देखकर स्टेनले हॉर्न ने क्या बोला, जो किशोरावस्था में जिसने अपने आप को संभाल लिया वो क्या हो गया, वो सफल हो गया। जिसने नहीं संभाल पाया वो क्या रहता है, वो क्या रोड और गलियों के चक्कर लगाने में रहता है। आश निभाओ प्यार की एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी, उनकी बड़ी कहानी, रोज सिनेमा हॉल में गर्लफ्रेंड के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए मिलता है, ठीक है। किशोरावस्था की बात चल रही है, ठीक है। जो सफल हो गया वो अपने भविष्य निर्माण कर लेते हैं इसी अवस्था में। तो ऐसी अवस्था है कि ये तूफान आता है किशोरावस्था में, आपके अंदर से तूफान आएगा, ठीक है। कि क्या सोनू की गर्लफ्रेंड है मेरी भी होनी चाहिए है, और क्या वो बोलोगे क्या उसकी रीना की गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है मेरा भी होना चाहिए। तो तूफान आता है आपके अंदर, ठीक है। आपके शरीर में शारीरिक रूप से आप क्या होते हैं, आप में परिवर्तन होते हैं, वही ये किशोरावस्था है, ठीक है। तो हमने बालक और बालिकाओं के बारे में हमने क्या, इनमें जो क्या होती है असमानताएं होती हैं, समानताएं होती हैं, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लिए। नेक्स्ट, बालक को वंश चलाने वाला तथा बालिकाओं को पराया धन माना जाता है, ठीक है। अभी भी आप समाज में देख रहे हैं जो बालक है, बालक को क्या बोलते हैं कि एक लड़का तो चाहिए, क्योंकि लड़का क्या है वंश चलाने वाला होता है। जबकि जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं पराया धन मानी जाती हैं। आपकी एक लड़की है तो आप एक लड़के का भी क्या करते हो, कामना करते हो, क्योंकि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में भी वो विचारधारा है कि लड़का मेरा वंश आगे बढ़ाया, जो लड़की है ये तो कल दूसरे के घर चले जाएगी, है। अभी भी ये 99% क्या हमारे समाज में व्याप्त है। केवल 1% लोग हैं जो क्या बालिकाओं को भी अपना क्या मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उन्हें बालक की ज़रूरत है ही नहीं। 1% लोग ऐसे भी होते हैं। देखो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की पढ़ाई की ओर कम ध्यान दिया जाता था पहले से ही। अगर आप बात करूं तो क्यों सावित्रीबाई फुले ने, उनको किसने पढ़ना सिखाया, ठीक है, उनके पति ने, ज्योतिबा राव ने पढ़ना सिखाया उन्हें, ठीक है। पंडिता रमाबाई, उनके माता पिता ने पढ़ना सिखाया उन्हें, ठीक है। समाज में उस समय लड़कियों को पढ़ना नहीं दिया जाता था, ठीक है। लक्ष्मी लाकड़ा, बताओ कौन थी लक्ष्मी लाकड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो उत्तरी रेलवे की पहली रेलवे महिला थी लक्ष्मी लाकड़ा, ठीक है। ये समाज में कुछ ऐसे क्या आती हैं, ऐसी स्त्रियाँ आती हैं जिन्होंने इस समाज के क्या जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको तोड़ा, ठीक है। उनको तोड़ के लड़कियों को क्या आगे बढ़ाने को क्या क्या प्रेषित, क्या उनके लिए शिक्षा के केंद्र खोले सावित्रीबाई फुले ने, ठीक है, ज्योतिबा राव ने, ठीक है। वहीं आपने लक्ष्मी लाकड़ा सुना, आपने क्या पंडिता रमाबाई, आपने क्या सुना, क्या बताओ सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा, बताओ आप बताएं, ताराबाई सिंधी। तो ये वो महिलाएं हैं। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी, ठीक है। देखो सती प्रथा क्या था, ये है राजू, ठीक है, ये है राजू, ये है राजू की आंखें, ये राजू के हाथ, ठीक है। ये है नेहा, ये है नेहा, ये नेहा की उड़ती हुई जुल्फें, ये है नेहा, ठीक है। दोनों अच्छे से जी रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, अचानक राजू बेचारा क्या हुआ, राजू बेचारा मर गया, और राजू का ये, ठीक है, राजू बेचारा मर गया है, ठीक है। ये राजू बेचारा मर गया है। तो अब इसे देखो, राजू बेचारे को तो ले जा रहे हैं, उसके साथ नेहा को भी क्या, नेहा भी जिंदा है, नेहा को भी ले जाएंगे और राजू के चिता के ऊपर बैठा देंगे और जोर जोर से ढोल नगाड़ा पीटेंगे, क्योंकि नेहा को भी जिंदा जलाया जाता था, क्योंकि सती प्रथा यहाँ पे व्याप्त थी, ठीक है। कि पुरुष मर जाएगा तो स्त्री को भी जीने का अधिकार नहीं है, उसे जिंदा जलाया जाता था, ठीक है। एक महान व्यक्ति आए, कौन आए मुझे बताओ, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा नहीं थे, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की टाइटल दी, ठीक है। हम हिस्ट्री भी कनेक्ट करेंगे, किसने, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या की, स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। इनकी पत्रिका संवाद कौमुदी आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये गिफ्ट टू मोनोथिज्म हमने बताया हुआ है।
तो इन्होंने विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। तो ऐसी कुप्रथाएं थी स्त्रियों के लिए। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, छोटा सा था, ठीक है, नेहा थी 8 साल की और आपका राजू था 10 साल का, ठीक है, जब खेलने की उम्र थी तब इनका शादी करा दी जाती थी। तो ऐसी व्याप्त हमारे समाज में कुप्रथाएं थी, ठीक है। ये सारी जेंडर, अगर आप पढ़ना सीखोगे, हमारे साथ बनोगे, तभी आप कनेक्ट करना सीखोगे। देखो हमने जेंडर और क्या, हमने सेक्स और जेंडर को एक साथ लिया, उनके बारे में परिचर्चा की, उसी के साथ हमने उसमें हिस्ट्री भी मिक्स किया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, आपस में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दास प्रथा, ये चीज़ें हमारे समाज में क्या थी, ये रूढ़िवादिता के अंदर आप इनको रख सकते हो, ठीक है। जो आज के समाज में अब धीरे धीरे समाज में क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। हमारा समाज दिन प्रतिदिन पढ़ा लिखा समाज है, कहीं न कहीं इसमें क्या हो रहा है, ये तेज़ी से विकास कर रहा है। आगे परिचर्चा करूँ तो मानव इतिहास गवाह है कि नारी को सर्वदा अबला माना जाता है, ठीक है। देखो मानव इतिहास ही गवाह है, ठीक है। मैं आपको एक गवाह नहीं है, इतिहास ही गवाह है। जो नारी क्या है, नारी को सर्वदा क्या कहा जाता है, अबला कहा जाता है तथा शोषण का शिकार बनाया गया है। आधुनिक मानवीय संप्रदाय के अनुसार स्त्री के प्रति परंपरागत रूढ़िवादी सोच के स्थान पर विश्वसनीय नारी जागरण व उत्थान को विकसित किया जाना अपेक्षित है। आधुनिक साधारणतः निम्नलिखित मुद्दे से हम सम्मिलित किए जाते हैं। अगर मानव इतिहास गवाह है, देखो अगर बात हुई किसकी, रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान देखो बहुत बड़ी शासिका हुई, ठीक है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, ठीक है। दिल्ली पे 1236 में, ठीक है, सिंहासन पे बैठी। 36, 37, 38, 39, 40, 4 ही साल बैठ पाई, क्योंकि उस समय स्त्रियों को देखो जनता क्या चाहती थी, और जो मंत्री थे वो क्या चाह रहे थे कि हमारे ऊपर एक स्त्री राज कर रही है, ठीक है। ऐसी कुप्रथाएं थी। मिनहाज ऐसी राज क्या लिखता है कि जो रजिया सुल्तान थी, उसका क्या, उसका राजा होना, ठीक है, राजा होना क्या करते, उसका जो स्त्री होना, उसका क्या था, सबसे बड़ा दुख था कि वो स्त्री थी, क्योंकि वो बहुत काबिल थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो आप मिनहाज जैसी राज आपकी एनसीईआरटी में आप जानोगे। देखो अगर वो शासिका 4 साल ही रही तो उसका हटना का सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो क्या थी, स्त्री थी। स्त्री को सर्वदा अबला माना गया है, लेकिन अबला है नहीं, ठीक है। आपने चमकुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति में, ठीक है, झांसी की रानी, ठीक है, मनु नाम से जाना जाता था। ऐसे ही नहीं, अबला किस हिसाब से अबला थी आप मुझे बताओ, ठीक है, किस हिसाब से अबला आपने नारी को बोल दिया, तो अबला नहीं थी, ठीक है। आपने एक और थी अपने काकतीय वंश की रजिया, तो हमारी मुगल वंश में, ठीक है, काकतीय वंश की थी। नाम स्किप हो गया, 1 मिनट देना, मैं आपको बताऊंगा नाम भी स्किप ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, तो नाम था रुद्रमा देवी, ठीक है, रुद्रमा देवी, लेकिन उसने अपने आप को पुरुषों की तरह व्यक्त किया था, ठीक है। तो ऐसी महिलाएं हमारे इतिहास में आपको पढ़ने मिलेगा, रजिया सुल्तान, रुद्रमा देवी और बहुत सारी महिलाएं, झांसी की रानी, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारी महिलाओं के बारे में, उनकी वीरांगना, तिलू रोतेली अगर आप उत्तराखंड में लो, जिया रानी, ठीक है। तो ये ऐसी महिलाएं हैं, इसलिए आप इन्हें अबला कैसे, लेकिन इतिहास मानता है, कहीं ना कहीं उनकी धारणा, उनकी रूढ़िवादिता इस प्रकार को दर्शा रही है। अब रूढ़िवादिता का अंत, नेक्स्ट पॉइंट है रूढ़िवादिता का अंत आपके लिए। रूढ़िवादी धारणाओं से आश्चर्य उन परंपराओं एवं रीति रिवाजों से है जो सामाजिक विकास में बाधक है। ये क्या है रूढ़िवादी धारणा, ये सामाजिक रीति ऐसे परंपराएं रीति रिवाज है जो पहले से चले आ रहे हैं, और ये क्या है, सामाजिक विकास में ये बाधक होती है। इनका उपयोग मानव समाज के लिए निंदनीय एवं क्या है, कहीं न कहीं निंदनीय माना जाता है। रूढ़िवादी सोच, वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता एवं जन कल्याण के विरुद्ध स्त्री जाति पूर्वाग्रस्त धारणाएं, बालिका हत्या, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज हो गया, बुरखा प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, वैश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, बहुविवाह प्रथा, ठीक है, लैंगिक शोषण, घरेलू अत्याचार, नारी अपमान, अशिक्षा, डायन चुड़ैल की सोच वाली घटनाएं आदि संबंधित है। नारी के प्रति आधुनिक मानवीय धारणा रूढ़िवादी ने अपनाने तथा जहाँ तक रूढ़िवाद है उसका प्रतिकार करने में संबंध रखती है। दूसरा पॉइंट है आपका भेदभाव की समाप्ति। क्या है,
भेदभाव की समाप्ति। यह विचार क्या है? यह विचार नारी पुरुष, ठीक है, नारी पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, ठीक है, नारी व पुरुष दोनों ईश्वर की संतान है। मनुस्मृति में लिखा है कि इस विराट पुरुष ने अपने शरीर के दो भाग किए। मनुस्मृति में क्या कि एक विराट पुरुष ने अपने शरीर के दो भाग किए, उसके अर्ध भाग से नर तथा शेष भाग से अर्ध भाग को नारी जगत की उत्पत्ति हुई। वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविश्वास, शिक्षा, विवाह, संपत्ति आदि विषयों के प्रायतः पुरुषों की समान थी। पत्नी के रूप में तो उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी, उसे घर की रानी की तरह रहने का आशीर्वाद दिया जाता था। ऋग्वेद में मत है कि पत्नी ही घर है। महाभारत में कथन है कि वह घर घर नहीं है अगर उस घर में पत्नी नहीं है। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पति पत्नी द्वारा न केवल संयुक्त अपितु पृथक रूप से भी यज्ञ करने का क्या गार्गी, अपाला, आपने पढ़े होंगे, मैंने इतिहास वाली में गार्गी, अपाला, ठीक है, तो इन्हें भी क्या यज्ञ करने का क्या था? पति के साथ यज्ञ करने का क्या था? अपूर्ण अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। मध्य युग में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई तथा उनकी पुरुषों से स्थिति कमतर आकी जाने लगी। हाल के वर्षों में नारी जागरण आंदोलन तथा मानव अधिकारों के कारण भेदभाव की धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। ऐसे ही नहीं, बछेंद्री पाल का नाम आप पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हो बताओ मुझे? बछेंद्री पाल, ठीक है, क्यों बछेंद्री पाल? ये महिला ही है, स्त्री है, ठीक है। एवरेस्ट पर्वत को कब? 23 मई 1984, याद है 23 मई 1984। आपको ये 24 मई भी मिलेगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल डेट है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी 23 मई 1984 1:07, ठीक है। तो ऐसे इन महिलाओं का नाम नहीं आ जाता। तो क्यों? इन्होंने अपने समाज में अपने स्थान, ठीक है, समाज से लड़े, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाए। तो महिलाएं किसी से कम नहीं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, यहाँ क्या, यहाँ दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर क्या अधिकार मिल रहे हैं, दोनों क्या है, समाज के एक ही पहलू है। जिस प्रकार एक रथ के दो टायर होते हैं, एक समान होते हैं, अगर एक भी ढीला पड़ गया दूसरा नहीं चल पाता है, उसी प्रकार नारी ढीली पड़ गई पुरुष नहीं चलेगा, पुरुष ढीला पड़ गया नारी नहीं चलेगा। तो नारी की प्रतिष्ठा और सम्मान की बात करूं तो देखो क्या बोल रहा है, वर्तमान युग में सामाजिक, राजनीतिक तथा कार्मिक स्थलों पर भी क्या बोल रहा है, नारी पुरुषों के समान नेतृत्व करने लगी है। नारी से सम्मान व प्रतिष्ठा की शुरुआत घर परिवार से होनी चाहिए, जहां बालिकाओं को उनका वाजिब हक मिले, शालाओं में शिक्षा के समान अवसर मिले उपलब्ध हो, समाज में नारी शोषण व उत्पीड़न के विरुद्ध शंखनाद हो। इन सभी को कृत्यों को नारी को पुनर्प्रतिष्ठित व सम्मान प्राप्त हो सके, जिससे इनका भी समाज में अपना स्थान ऊंचा मिल सके। इसी नहीं, भारत सरकार इनके लिए, ठीक है, बालिका शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपना रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये सब क्या कि हमारे समाज में भी बालिकाओं को क्या, बालकों के जितने अधिकार प्राप्त हो सके। अवसरों की समानता, शिक्षा, नौकरी, निर्वाचन, उच्च शिक्षा आदि में आरक्षण तथा विकास के अन्य अवसर उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वर्षों से दलित स्थिति को प्राप्त महिला वर्ग उन्नति तक का अवसर प्राप्त कर सके और उनके समकक्ष स्थिति का भी क्या कर सके, उनके समकक्ष वो पहुँच सके, उनके ही बराबर उनका स्टेटस हो सके। 5वां पॉइंट है बालिका शिक्षा का व्यापक प्रसार। लड़कियों की शिक्षा की दर लड़कों से कम है, अतः शालाओं में नामांकन में बालिकाओं की दर बढ़ानी होगी, इसे उच्च शिक्षा स्तर तक ले जाना होगा। इस हेतु अनिवार्य बालिका शिक्षा संबंधी अधिनियम शासन द्वारा बनाए जाने चाहिए। आज की बालिका ही क्या है, सुशिक्षित होकर भविष्य में अपने परिवारों को शिक्षित करने का कार्य करेगी तथा शिक्षा का अंतराल समाप्त हो जाएगा। देखो, एक माता अगर क्या होगी, पढ़ी लिखी होगी, उसमें क्या, उसमें ज्ञान का भंडार होगा, तो बालक जो जन्म लेगा तो वो क्या होगा, वो तो अपार भंडार का धनी होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, जो बालक का पहला विद्यालय है परिवार है, और उस पहले विद्यालय की जो क्या है, पहली अध्यापिका है, मास्टर है, वो क्या है, माँ होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है 6, घरेलू अत्याचार उत्पीड़न की समाप्ति। महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू अत्याचार व उत्पीड़न उनकी उन्नति में अवरोध है। दहेज के लिए प्रताड़ना हो गया, शारीरिक मारपीट, उत्पीड़न, परिपक्वता बनाना, ठीक है, और क्या अधिकारों से वंचित करना आदि का प्रभाव संतोष पर, ठीक है, संतानों पर पड़ता है तथा
गृहस्थी बर्बाद होती है, इनसे बच्चों के लालन पालन पोषण में भी कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों का जो क्या हो है, जो उनका विकास है उसमें भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। वो भी कहीं ना कहीं क्या बनते हैं, एक अपराधी बालक के रूप में आगे जाते हैं जब घर की स्थिति से। ठीक है, तो बालक को एक अच्छी पर्यावरण देना चाहिए। ठीक है, बालक का विकास क्या है H/E। H मतलब हेरिडिटी, E मतलब एनवायरमेंट। तो क्या है, बालक का विकास का है पर्यावरण और वंशानुगत का ही प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th, लैंगिक शोषण का प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, गली मोहल्लों सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों द्वारा बालिकाओं, युवतियों, स्त्रियों को छेड़छाड़, उनके अपहरण, उनसे बलात्कार आदि की घटनाएं आए दिन मीडिया के प्रबल होने के कारण तुरंत लोगों की जानकारी में आ जा रही है। टेलीफोन मोबाइल पर भी अश्लीलता गुंडे तत्वों का फैलाई जा रही है। इनका प्रतिरोध समानता कानून द्वारा किए जाने पर ही जेंडर समानता की सार्थकता सामने आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए 8वां, नारी स्वतंत्रता तथा नारी सशक्तिकरण। ठीक है, नारी स्वतंत्रता तथा नारी सशक्तिकरण, स्त्रियों की घर के बाहर जाने की आज़ादी पर रोक, नौकरी करने पर रोक, स्त्रियों को अपने ढंग से अपनी उन्नति करने पर रोक आदि के कारण स्त्रियों की दशा में कभी कभी गुलामी जैसी हो जाती है। समानता व बराबरी के दावे झूठ साबित हो जाते हैं। नारी का पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, परंतु समाज की क्या जो स्थिति विचारधाराएं हैं उन्हें सशक्त होने का अवसर नहीं देना चाहती। तो ये विचारधाराएं क्या होती है, उन्हें सशक्त होने का अवसर नहीं देना चाहती है। तो ये हमने कितने जो क्या था, जो जेंडर था, जो सेक्स था, ठीक है, जो लिंग और जेंडर है उसके बारे में हमने एक बेस तैयार किया। अतः जेंडर असमानता का अंत तथा जेंडर समानता की स्थापना आधुनिक मानवतावादी विश्वसनीय संप्रदाय है। ठीक है, तो ये हमने आज बेसिक जानकारी, एक जो सामान्य जानकारी आपको जेंडर और ठीक है सेक्स एंड जेंडर के बारे में होना चाहिए। ठीक है, उसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव है, समाज में कैसे कैसे उसका अंत हुआ, असमानताएं, रूढ़िवादिता, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा के क्लास को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो समय पर पाने के लिए ठीक है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे। संघर्ष, मेहनत, दृढ़ शक्ति, इच्छा और आपको जुड़ना होगा। मार्गदर्शन आपका अपने यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है हमने जो पढ़ाया था। ठीक है, पीसीएस में क्या 15 क्वेश्चन बने थे, पॉपुलेशन के 2 हमने बताया। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी से हमने क्या नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ा था उससे भी 2 क्वेश्चन बने थे। नदियों के बारे में पढ़े थे, शिक्षा के बारे में पढ़े थे, और जो उत्तराखंड का इतिहास था उससे भी क्वेश्चन बने थे। जो हमने पढ़ा था वो बना था। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके सपने साकार होंगे, बस आपको जुड़ना है और प्रो वर्जन हमारे साथ बनना है। तो आपको दिन प्रतिदिन और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव होंगे। बाकी तुम रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक के नहार मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने में मज़ा भी आएगा। थैंक यू सो मच।